दोस्तों, मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अगर हिंदुस्तान आया था तो उसके पीछे एक वजह शैबानी ख़ान भी था, जो आज की उज़्बेकिस्तान की शासक था। दोस्तों, शैबानी ख़ान का ताल्लुक़ खूंखार मंगोल शासक चंगेज़ ख़ान से था। दरअसल दोस्तों, चंगेज़ ख़ान के बड़े बेटे चोची ख़ान ने जिस इलाके में हुकूमत किया था, उस इलाके को उस दौर में गोल्डन होर्ड कहा जाता था। उसी गोल्डन होर्ड से ताल्लुक़ रखने वाला बरके ख़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनकी नस्ल से ही शैबानी ख़ान का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम शैबानी ख़ान की बायोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये बात उस दौर की है जिस दौर में ज़्यादातर मंगोल इस्लाम कबूल कर चुके थे और इन्हीं की नस्ल से अमीर तैमूर नाम की उस तुर्क शासक ने जन्म लिया, जिसने बाद में जाकर गोल्डन होर्ड को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। और फिर 1451 में शाह बुगाद और आककोज़ी बेगम के घर अबुलफत मोहम्मद शैबानी ख़ान का जन्म हुआ। शैबानी ख़ान बचपन से ही बहुत तेज़ दिमाग और होशियार जंगजू था। उसने अपनी शुरुआती दिनों से ही उन उज़्बेक कबीलों को अपने परचम तले लाना शुरू कर दिया था कि जिनको कुछ अरसे पहले अमीर तैमूर ने तबाह कर दिया था। उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो उस गोल्डन होर्ड को फिर से कायम करेगा जो किसी दौर में उसकी आबा व अजदाद का हुआ करता था। और वो धीरे धीरे उस इलाके से तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक सरदार को भगाता गया और सन 1500 में उसने समरकंद पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था। और फिर 1506 में उसने बुखारा पे फ़तह हासिल करते ही शैबानी सल्तनत के ऐलान कर दिया और समरकंद को अपना दारुल खिलाफा बनवाया। और फिर उसने फ़रगना की तरफ रुख किया, क्योंकि उस वक्त फ़रगना की तख्त पे वही बाबर बेटा था जो अमीर तैमूर की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। शैबानी ख़ान की फ़ौज के सामने बाबर की फ़ौज कमज़ोर होने के वजह से बाबर को फ़रगना छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन बाबर ने दूसरी तरफ जाके समरकंद पे कब्ज़ा कर लिया था। और कुछ ही अरसे के बाद शैबानी ख़ान ने समरकंद पे फिर से फ़तह हासिल कर लिया था और बाबर और उसकी करीबी लोगों को शैबानी ने इस शर्त पे रिहा किया था कि बाबर को अपनी बहन खानज़ादा बेगम की शादी उससे करनी होगी। उस वाक़या के बाद जहाँ एक तरफ बाबर काबुल की तरफ चला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ शैबानी ख़ान का एक नया दुश्मन धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। दरअसल दोस्तों, उस दौर में ईरान में शाह इस्माइल सफ़वी नाम का एक शिया बादशाह अपने सल्तनत को धीरे धीरे मजबूत कर रहा था, जिसे इतिहास में सबसे ज़्यादा कट्टर शिया हुक्मरान के रूप से याद किया जाता है। वह इस कदर कट्टर था कि उसके दौर में शिया और सुन्नी के बीच सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और उसकी सल्तनत के अंदर सुन्नी मुस्लिमों का रहना भी मुश्किल हो चुका था। उसकी रियासत की दो तरफ दो ताकतवर और बड़े रियासत थे, पहला सल्तनत उस्मानिया और दूसरा शैबानी ख़ान के ख़ुद की सल्तनत शैबानी सल्तनत। इन दो ताकतों ने कई बार सफ़वी के ऊपर दबाव बनाना चाहा, लेकिन वो उन लोगों की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं था। लिहाजा शैबानी ख़ान ने 28,000 की फ़ौज लेके सफ़वी सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का ऐलान किया, जहां शाह इस्माइल के पास सिर्फ़ और सिर्फ 17,000 की फ़ौज थी। और फिर 2 दिसंबर 1510 में मार्फ की मैदान में वो जंग हुई, जहाँ पे शैबानी ख़ान को एक बड़ी शिकस्त मिली। ना सिर्फ शिकस्त मिली बल्कि शैबानी ख़ान को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जंग ख़त्म होने के बाद सफ़वी ने शैबानी ख़ान की शरीर को काट के एक एक हिस्सा अपने सल्तनत के अलग अलग शहरों में बांट दिया और उसकी खोपड़ी से प्याला बना के खुद इस्तेमाल करता रहा। और कुछ अरसे गुजर जाने के बाद वो इस खोपड़ी को बाबर को तोहफे में भेज दिया, क्योंकि बाबर की अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो वो शैबानी ख़ान ही था। और बाबर ने भी ये तोहफ़ा बड़ी खुशी से कबूल किया। दोस्तों, शैबानी ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में चीन और उस्मानी खिलाफत जैसे खिलाफतों के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता बना के रखा और उसकी मौत के साथ साथ ही शैबानी रियासत भी ख़त्म हो गई।
تو دوستو یہی تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو، ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہماری اس چینل کو۔